तो आज हम समझेंगे यूपीएससी की हिस्ट्री के लिए। यूपीएससी की आखिर हिस्ट्री क्या थी, ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट नंबर 3 है। टेबल ऑफ कंटेंट जो कि मैंने आपका फर्स्ट पार्ट दिया था, ये आपका सेकंड पार्ट है जो कि हिस्ट्री है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि क्या क्या एजेंसीज यूपीएससी में आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूपीएससी आखिर है क्या और ये किस टाइप का पेपर है। आज का ये सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि यूपीएससी की हिस्ट्री क्या है, तो हम ये टेबल ऑफ कंटेंट नंबर 3 में देखेंगे। चलिए, तो स्टार्टिंग क्या होती है, सबसे पहले जो लंदन है हमारा, स्टार्टिंग उससे होती है। 1855 में लंदन में जो था वहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम हुआ करता था। सो 1855 में एग्जाम्स हुआ करता था, वहाँ पर स्टार्टिंग हुई थी लंदन में। सो क्या होता है, सबसे पहला एग्जाम जो दिया था इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए लंदन में किसने दिया था, जो कि वहाँ पे एक सिंगल इंडियन गया था। सिंगल इंडियन वेंट टू देयर टू गिव द एग्जाम। अब वो सिंगल इंडियन था कौन, क्योंकि आज तक कभी किसी इंडियन ने एग्जाम दिया नहीं था। तो किसने दिया था, सत्येंद्र टैगोर ने दिया था। सत्येंद्र टैगोर was the elder brother of रविंद्रनाथ टैगोर, the elder brother of रविंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्र टैगोर जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के एल्डर ब्रदर थे, जो कि एक सिंगल इंडियन थे। उन्होंने जाकर इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए एग्जाम दिया था, ठीक है। फिर बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस सर्वेंट इन 1863। 1863 में ये इंडियन सिविल सर्वेंट बने, जिनको एलोकेट किया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम लिए, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी मतलब बॉम्बे को देखने के लिए, ठीक है। तो फिर क्योंकि सारे तो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, तो होता क्या था उस टाइम पे, होता ये था कि कोई इंडियन यूपीएससी के लिए जाता ही नहीं था, ठीक है। तो फिर इंडियन अगर कोई गया है तो कौन कौन गया है, सत्येंद्र टैगोर ही इंडियन थे, जो कि लंदन में यूपीएससी का एग्जाम देने गए थे। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि हु हैड गिवन अ फर्स्ट यूपीएससी एग्जाम, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सत्येंद्र टैगोर हैड गिवन a first UPSC exam in 1863 and allocated the Bombay Presidency as the एज कैडर, ठीक है। मतलब ग्रुप इनका दिया गया इनको बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इनको बॉम्बे का सारी चीजें संभालने के लिए दी गई, और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम लंदन में दिया था। लंदन में 1855 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी लंदन में। तो लंदन वाले नहीं चाहते थे कि इंडिया को पता चले कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है, बिकॉज सारे ब्रिटिशर्स, सारे जितने भी अंग्रेज हुआ करते थे वो सब एग्जाम दिया करते थे और यहाँ पर सारी सर्विसेज चलाया करते थे। तो फर्स्ट एग्जाम सत्येंद्र ने दिया था वहां पर जाके, और उनको वहां से यहाँ एलोकेट किया गया था। इसके बाद फिर लोगों के अंदर बहुत सारी क्रेज चढ़ा, उनको पता चला कि ठीक है यूपीएससी भी कोई एग्जाम होता है। धीरे धीरे लोग आगे बढ़े और इन सब चीजों के बारे में इन्होंने पता किया। इसके बाद अब क्या होता है, रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड ली ऑफ फेयरहैम by the British government in 1923 with equal members of Indians and British members, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो स्टार्टिंग कैसे हुई, रॉयल कमीशन। व्हाट इज रॉयल कमीशन, ये रॉयल कमीशन एक ऐसा कमीशन है जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है हर एक चीज की। वो इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है, किसी चीज को समझना कि इसकी थ्योरी है क्या, ऐसा क्यों हुआ, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। तो रॉयल कमीशन एक इन्वेस्टिगेट करता है और पब्लिक की बातें सुनता है, उसको समझता है और चीजों को सॉल्व करता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड रॉयल कमीशन। सो द रॉयल कमीशन ऑन द सुपीरियर सिविल सर्विसेज। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट सिविल। सिविल क्या है, सिविल मीन्स कनेक्शन विद द पीपल, जो हम कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिविल। आप अगर जानना चाहते हो सिविल का मतलब, तो आप इसको गूगल करना, व्हाट मीनिंग ऑफ हिंदी सिविल। तो सिविल की मतलब क्या होता है कि लोगों से कनेक्ट करना। तो सिविल सर्विसेज क्या है, एक ऐसा सर्विस है जो लोगों से कनेक्ट होकर लोगों की बातें समझता है और एम्प्लॉयमेंट भी देता है। साथ ही साथ ये सारी चीजें हमें जितने भी फैसिलिटीज होती हैं वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करता है। So the Royal Commission on the Superior Civil Services in India was set up under the chairmanship of Lord Lee of Fairham, ठीक है। तो जो रॉयल कमीशन है, जो कि सुपीरियर सिविल कमीशन है, रॉयल कमीशन एक वो ग्रुप था, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने सुपीरियर सिविल सर्विसेज जो कि सबसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता था, सुपीरियर सिविल सर्विसेज जो था इंडिया में, वो किसने किया, चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड ली ऑफ फेयरहैम। फेयरहैम जो थे ये एक नाम है, लॉर्ड ली ऑफ फेयरहैम। लॉर्ड ली जो फेयरहैम है ये चेयरमैन थे किसके, सुपीरियर सिविल सर्विसेज के, ठीक है। तो इनके अंडर में रहकर लोगों ने सेटअप किया, किसका किया, बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है। 1923 की बात है ना। तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 1923 विद इक्वल मेंबर्स ऑफ इंडियन। यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल मेंबर्स थे, सारे इंडियन थे और ब्रिटिशर्स थे, सारे इंडियंस थे और कौन कौन थे, ब्रिटिशर्स थे एंड ब्रिटिश मेंबर्स, है ना। विद इक्वल नंबर्स ऑफ इंडियंस एंड ब्रिटिश मेंबर्स, उसमें टोटल इक्वल ही नंबर थे, कितने थे। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1924।
अब ये कमीशन एक ये जो कमीशन था, जो ये एक ग्रुप था, जो एकत्रित था, जो एक ग्रुप था, वो इन्होंने सबमिट किया। लोगों ने क्या सबमिट किया? रिपोर्ट सबमिट करी 1924 में। व्हाट अबाउट यूपीएससी, ठीक है, रिकमेंडिंग सेटिंग अप ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो समझ में आया इतना पैराग्राफ? क्या था? रॉयल कमीशन वो है जो छोटा सा एक ग्रुप था, उससे बड़ा एक ग्रुप था सुपीरियर सिविल सर्विसेज का, जिन्होंने इंडिया में सेटअप किया, किसके अंडर में रह के? लॉर्ड ली ऑफ फेयरहैम। तो अगर हम इसको नॉर्मल वर्ड्स में समझें तो रॉयल कमीशन और सुपीरियर सिविल कमीशन में हुआ ये बात किसके अंडर में रह के? लॉर्ड ली ऑफ हैम। लॉर्ड ली ऑफ हैम वाज द चेयरमैन ऑफ सुपीरियर सिविल सर्विसेज। तो इन्होंने इनसे रेकमेंड किया, इनसे कहा, कब कहा? 1923 में कहा कि इक्वल मेंबर्स रहेंगे, इंडियंस भी रहेंगे और ब्रिटिश भी रहेंगे, जिनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और साथ ही साथ लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड होगी। तो उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी, ये सबमिट लिखा है ना, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी 1924 में। 1923 में ये बात चली है, उसके जस्ट एक साल के बाद इन लोगों ने रिपोर्ट सबमिट करी रेकमेंड करते हुए कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाएंगे। आगे का देखते हैं। सो अब आगे क्या है? द ली कमीशन प्रपोज दैट 40% ऑफ फ्यूचर एंट्रेंट्स शुड बी ब्रिटिश। ली मैंने अभी आपको बताया था ना, ली फेयरहैम। सो ली फेयरहैम वो है जो कि डिप्लोमेट है, पॉलिटिशियन है, और ही वाज अ सोल्जर ऑफ ब्रिटिश, इंग्लिश सोल्जर थे वो। ये इनका नाम था ली फेयरहैम। ठीक है, तो ली ने कमीशन के लिए प्रपोज किया दैट 40% ऑफ फ्यूचर एंट्रेंट्स शुड बी ब्रिटिश। उन्होंने बोला, जो अब उनके लिए तो ये चीज फ्यूचर थी, तो उन्होंने बोला फ्यूचर के लिए कि 40% लोग ब्रिटिश के होंगे। बोला था ना मैंने कि इक्वल मेंबर्स, तो इक्वल मेंबर्स ऑफ इंडियंस एंड इक्वल मेंबर्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने ये बोला कि 40% ब्रिटिश होगा और 40% इंडियन होगा, जो कि डायरेक्टली रिक्रूट कर दिया जाएगा। रिक्रूट मीन्स होता है उनको डायरेक्टली ले लिया जाएगा। और 20% इंडियंस क्या होंगे? प्रमोटेड फ्रॉम द प्रोविंशियल सर्विसेज। Provincial Services means PCS, IAS, PCS. It is a Group A. ग्रुप ए है ना, मैंने आपको बोला था कि ग्रुप ए बी सी डी बताऊंगी, पर जितना कि मैंने तो पढ़ाया है तो शायद आपको थोड़ा सा ग्रुप ए बी का मतलब पता चल रहा होगा। तो ये ग्रुप अभी आगे पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो ये ग्रुप ए प्रोविंशियल सर्विसेज यानी कि पीसीएस थे, तो जो कि 20% इंडियन आपके पीसीएस हो गए और 40% इंडियंस आपको डायरेक्टली रिक्रूट कर लिए गए थे थोड़ी मोड़ी पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी 40% कौन? ब्रिटिश के लोग थे जिनको ले लिया गया था इस किसमें? यूपीएससी में। नेक्स्ट क्या है? दिस लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पे स्थापना होती है किसकी? फर्स्ट पब्लिक सर्विसेज कमीशन की। ठीक है ना, पीएससी की क्या होती है? स्थापना होती है। कब हुई है? ये हुई 1 अक्टूबर 1926 में। इसकी स्थापना कब हुई यूपीएससी की? इसकी हुई 1 अक्टूबर 1926 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रॉस बारकर। अब पूरी जब जो रॉयल सर्विस कमीशन था, सुपीरियर सर्विस कमीशन था, सबने मिलकर किसे बनाया? यूपीएससी को बनाया। तो अब यूपीएससी का चेयरमैन कौन था? वो था रॉस बारकर। ही रॉस बारकर वो था फर्स्ट चेयरमैन। ये कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन थे। अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन बोला जाए फर्स्ट चेयरमैन यूपीएससी के कौन थे, वो थे रॉस बारकर। और यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई। स्थापना किसके द्वारा की गई? वो की गई ली फेयरहैम के थ्रू की गई। ठीक है, और उससे पहले कौन सा कमीशन चलता था? उससे पहले चलता था रॉयल सर्विस कमीशन, और उसके ऊपर का था सुपीरियर पब्लिक सर्विसेज कमीशन। फिर उसके बाद किसकी स्थापना की गई? यूपीएससी की स्थापना की गई। ठीक है, तो पहला हमारा जो चेयरमैन था वो रॉस बारकर थे। ऑलराइट, तो इसके बाद क्या होता है? जब सर रॉस बारकर का जब वो चेयरमैन जब बन जाते हैं, इसके बाद क्या होता है? मेयर लिमिटेड एडवाइजरी फंक्शन वाज ग्रांटेड टू द पब्लिक सर्विस कमीशन। अब क्या होता है? कुछ चीजें ऐसी बताई जाती हैं कि इस तरीके से इसका फंक्शन किया जाएगा। किसका? पब्लिक सर्विस कमीशन का। फिर उस टाइम पे होता क्या है? लीडर्स होते थे, सारी चीजें होती थी। उस टाइम पे फ्रीडम मूवमेंट भी काफी चल रहा था कि अंग्रेजों को हमारा ये देश आजाद करना होगा, तो काफी स्ट्रेस रहता था। ठीक है, तो होता क्या? इस एस्पेक्ट के दौरान होता ये है, हमारी एक नई गवर्नमेंट, इसको नया नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी पब्लिक कमीशन को, मतलब खाली क्या था उस टाइम पे? पब्लिक सर्विस कमीशन था। अब क्या हो गया? ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बन जाता है 1935 इंडिया एक्ट के
तहत इसको नया नाम देते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जब सर रॉस पार्कर हमारे चेयरमैन बन गए तो होता क्या है, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिपेंडेंस के दौरान या इंडिपेंडेंस के बाद कह सकते हैं, क्योंकि भारत थोड़ा थोड़ा सा उस टाइम पे आज़ाद हो रहा था, ब्रिटिशर्स यहाँ से छोड़ के हमें जा रहे थे, तो उस टाइम पे इस दौरान ये होता है, इस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को नाम दे दिया जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज कॉल्ड UPSC। इसको ये नाम दे दिया जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 15 एंड 23। आर्टिकल्स यहाँ पे इसलिए लगाए गए क्योंकि यूपीएससी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया। क्यों मेंशन किया? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ आगे वीडियो में। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज गिवन a constitutional status with under Constitution of India on 26 जनवरी 1950। होता क्या है, इसको क्या मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है, इसलिए 26 जनवरी रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। 26 जनवरी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे? क्योंकि इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एक इसको होता है ना, एक इज्जत दे दी जाती है, कि स्टेटस दे दिया गया इसको कि ये यूपीएससी इतना इम्पोर्टेंट है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन किया गया है। इस आधार पे हम लोग जनवरी एज अ गणतंत्र दिवस हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है या नहीं लगी है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको वीडियो में बनाकर दूंगी। और प्लीज़ अच्छी अच्छी कमेंट करना, जिससे कि मैं आपके लिए और मोटिवेट हूँ और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ और आपको अच्छे से नॉलेज दूँ। ये रैंडम नॉलेज है जो कि आपको अच्छे से समझनी चाहिए। एंड यूपीएससी का ये टेबल ऑफ कंटेंट नंबर 3 था, जिसको आपको अच्छे से समझना था। अब 4th पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में ला कर दूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।